सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम ब्रीफ में इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये पर्पस है आगे की चीजें आपको समझाने के लिए। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे सोर्सेस से ड्रॉ किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो हम थोड़ा साथ साथ देखते जाएंगे, एक क्वेश्चन इससे भी बनने के पूरे चांस होते हैं कि क्या चीज कहाँ से ली गई है। तो पार्ट पढ़ते समय वहीं पे आप याद कर लेंगे कि ये चीज कहाँ से ली गई, ज्यादा बेटर है बजाय एक लिस्ट मगअप करने के। फिर इट इज अ फेडरल पॉलिटी विद अ यूनिटरी टिल्ट। क्वाजी फेडरल, इससे क्वेश्चन आता है किसने ये टर्म दिया था, क्वाजी फेडरल टर्म किसने दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बताएं भाई। केसी वेयर, ऑल राइट, केसी वेयर ने दिया था ये टर्म। ऑल राइट, केसी वेयर। ठीक है, केसी वेयर ने ये टर्म कॉइन किया था, क्वाजी फेडरल बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों बोला था? क्योंकि इट इज अ मिक्स ऑफ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। फेडरल पॉलिटी है बट विद अ यूनिटरी टिल्ट। फेडरल पॉलिटी का मतलब देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दो लेवल पे, लेकिन टिल्ट यूनियन की तरफ है, यूनियन को थोड़े से ज्यादा पावर है, इसीलिए टिल्ट वहां है। दैट्स व्हाई वी आर फेडरल पॉलिटी बट विद अ यूनिटरी टिल्ट। वेलफेयर स्टेट है। सोशलिस्ट का जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो वेलफेयर स्टेट बताता है। फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोविजन है कि अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इसीलिए फ्लेक्सिबल है। लेकिन रिजिड भी है एट द सेम टाइम। रिजिड कैसे है कि वो जो प्रोसेस है बहुत आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा। प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अब हो गई है कि कुछ पोर्शन बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया जाएगा या कर दिया गया है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों है। डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट एट द सेंटर, और स्टेट में आपका असेंबली जो होती है, स्टेट असेंबली। एग्जीक्यूटिव में बाकी सब आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके सारे सरकारी अफसर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट होगी, वो पॉलिटिकल उससे अलग, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में बहुत डिवीजन नहीं होता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही मिनिस्टर भी है, वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और इधर बैठ जाएंगे तो लेजिस्लेचर हो जाएंगे। लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये भी एक फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया में। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? दो होता है, एक प्रेसिडेंशियल जैसा यूएस में है, अपने यहाँ पार्लियामेंट्री है, ब्रिटेन से लिया है अपन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब, कोई बता देगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल होगा टू द लेजिस्लेचर। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जहां वो सीधे प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होते हैं, दैट इज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल के ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है भारत में। ठीक, हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट ये बनता है, किस अमेंडमेंट से वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 करी गई? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है प्री का, बता सकता है कोई? कौन से अमेंडमेंट से हुआ है ये? 61st अमेंडमेंट, वेरी करेक्ट। 61st अमेंडमेंट से 21 से हटा के 18। कौन से ईयर में हुआ है 61st अमेंडमेंट? कौन से ईयर में हुआ है ये? 86 87 का 80, 1988 में इंप्लीमेंट हुआ था। 1988 करेक्ट, मार्च 28 1988 में ये इंप्लीमेंट हुआ है। 21 से 18 कर दी गई एज। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द सेलिएंट फीचर। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो अपन स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले है उसमें प्रियम्बल। प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो देखिए ये सीक्वेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है। इधर जो सारे ये जो कैपिटल में वर्ड्स हैं, ये सब अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखते हैं। सोवरेन,
सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इंडिया को किस तरीके की कंट्री बनाया जा रहा है? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जा रहा है। इसकी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। सोवरेन होता क्या है? इंडिपेंडेंट, कोई एक्सटर्नल पावर या इंटरनल कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा गवर्नमेंट के डिसीजन को। सोशलिस्ट, वेलफेयर नेशन वाला, प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा गवर्नमेंट का। सेक्युलर, रिलीजन से रिलेटेड, कि रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट रहेंगे। जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे, किसी को अपोज नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सो भाई डेमोक्रेटिक आपको पता ही है, लोकतंत्र, लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स चूज होंगे। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? बताएं जरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक इज head of the nation is elected, correct? Head of the nation is elected and has a fixed tenure, that is a republic. तो हमारे यहाँ head of the nation है president, he is elected and he has a fixed tenure. इसके बाद citizens के लिए क्या है? तो justice, liberty, equality, fraternity. अब जस्टिस तीन तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी, थॉट की एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इधर से सीक्वेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, या ये आ जाता है इसमें से क्या नहीं है। तो देखिए, पहले थॉट आएगा दिमाग में, फिर उसको आप एक्सप्रेस करेंगे। और एक आपका वो रिलीजन से रिलेटेड सीरीज यहां से, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक, तो इतनी लिबर्टीज हैं। इक्वालिटी है स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये अडॉप्ट हुआ है 1949, 26th डे ऑफ 1949। तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहां से? इन वर्ड्स पे, इन वर्ड्स पे। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन है प्रियम्बल से रिलेटेड, जैसे सबसे पहला, वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो किस केस में हेल्ड हुआ है कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और किस केस में हेल्ड हुआ है दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दीजिए किस केस में हेल्ड हुआ है दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस में हेल्ड हुआ है? बेरुबरी। ऑल राइट, इन रे बेरुबरी। बेरुबरी में हेल्ड हुआ था दैट इट इज नॉट अ पार्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस में हेल्ड हुआ है? केशवानंद भारती, करेक्ट। केशवानंद भारती में हेल्ड हुआ है दैट इट इज, गोलकनाथ नहीं भाई, केशवानंद में हेल्ड हुआ है दैट इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एक सवाल आता है, वेदर इट इज अमेंडेबल और नॉट। तो भैया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो गया है तो अमेंड तो हो सकता है, बस कर्टेल नहीं कर सकते आप, कम नहीं कर सकते, एनहेंस करने के लिए हो जाएगा अमेंडमेंट। हुआ है आज तक कोई अमेंडमेंट? तो एक अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा है वो अमेंडमेंट बता दीजिए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ईयर है 1976, विच इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस क्या क्या हुए थे इसमें? चेंजेस क्या क्या हुए थे? तो चेंजेस देख लीजिए। एक था आपका सोशलिस्ट सेक्युलर, और तीसरा वर्ड था इंटेग्रिटी। ये तीन ऐड हुए हैं। यूनिटी के बाद इंटेग्रिटी, और इधर सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले सेक्युलर नहीं थे, एक्सप्रेसली प्रियम्बल में नहीं दिया था बस, बाकी प्रोविजन तो सेक्युलरिज्म के जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो उधर होते हैं। मेंस में आपको पता है प्रियम्बल पे आंसर लिखना है, तो जो वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो प्रोविजन जरूर लिखना है। खैर वो सब बाद में बात करेंगे मेंस की, फिलहाल अपन प्री फोकस्ड हैं। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए 395 आर्टिकल्स थे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में। आज भी जो लास्ट नंबर है वो 395 ही है, 96 नंबर का कोई आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था। 23rd नंबर का कोई पार्ट आज भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल एट प्रेजेंट 470 हो चुके हैं, लेकिन ये कैसे हुए हैं? क्योंकि 396 नंबर का कुछ नहीं है, सब आर्टिकल्स ऐड हुए। 21 में 21 ये ऐड हो गया, इस तरीके से उसकी काउंटिंग करेंगे तो इट विल कम अराउंड 470। और ऐसे ही पार्ट्स के साथ है, पार्ट 4 में 4A ऐड हो गया, 4A ऐड हो गया, तो अभी टोटल काउंटिंग करेंगे तो इट कम्स टू 25। ठीक। शेड्यूल 8 थे पहले, अभी 12 हैं एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं, पहले 8 थे।
अब पार्ट्स पे आते हैं एक एक करके। तो देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत तरीके से बनाया गया है। कोई भी कंट्री स्टैब्लिश होती है तो सबसे पहले उसका एरिया डिसाइड होगा और उसका नाम रखा जाएगा। तो पार्ट वन इसी में डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल वन में दिया है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, एरिया क्या होगा, जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली क्या है, एक लिस्ट है। फर्स्ट शेड्यूल में इधर पे स्टेट का नाम लिखा है और उसका रिस्पेक्टिव एरिया सामने लिखा है, बस। फिर है आर्टिकल टू। आर्टिकल टू इंपॉर्टेंट है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये बेसिकली है। मान लीजिए ये आपकी कंट्री है इंडिया। अब एकदम मैप टाइप तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो दिस इज इंडिया। अब अगर बाहर से कोई स्टेट ऐड होना है इसमें, तो वो अंडर आर्टिकल टू होगा। किसकी परमिशन से, कौन देगा ये परमिशन, तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की परमिशन से लॉ बना के। ठीक। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट में डिफरेंस क्या है, तो एडमिशन का मतलब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको आप मिला लेते हैं इंडिया में, रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी है तो स्टैब्लिश, मतलब आप उसको रिकॉग्निशन भी देंगे और मिलाएंगे, वो स्टैब्लिशमेंट। इसीलिए दोनों वर्ड अलग अलग यूज है, एडमिशन अलग यूज है, स्टैब्लिशमेंट अलग यूज है। इसके बाद आर्टिकल थ्री जो है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, ये एग्जिस्टिंग की बात है। आर्टिकल टू किस में डील करता है, जब बाहर से लाके भारत में मिलाना है। जैसा कि कहा जाता है कि मोटा भाई कुछ दिनों में लाहौर को भी इंडिया में ले लेंगे, तो वो किस में आएगा, आर्टिकल टू में। लेकिन एग्जिस्टिंग को जो इधर उधर करना है, जैसे यूपी के मायावती जी कह रही थी 5 राज्य बना दिए जाएं काट के अलग अलग, अब वो नहीं बना सकती हैं, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। यहां पे भी किसका पावर है, पार्लियामेंट। दो छोटे स्टेट्स को मिला के एक बना देना, एक बड़े स्टेट को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, स्टेट का नाम चेंज कर देना, ये सब पार्लियामेंट करती है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बिल होता है जिससे ये सारे काम होते हैं, जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है, उसको स्टेट असेंबली के पास भेजा जाता है। उनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगी पार्लियामेंट पे, एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो पार्लियामेंट की ही है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भिजवाए असेंबली में और उनका ओपिनियन ले, बस। बाइंडिंग वो नहीं होता। तो ये काम थ्री में होगा, एग्जिस्टिंग को अगर कुछ चेंज करना है। आर्टिकल फोर भी है पार्ट वन में। फोर बस ये कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसको भी आप समझ लीजिए। फोर एक्चुअली कहता है, ये है डीम्ड अमेंडमेंट की बात। जैसे ये है शेड्यूल वन। शेड्यूल वन में मैंने आपको बताया, यहाँ स्टेट लिखा है एमपी, यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु, इस तरीके से, और उसका एरिया। अब जब टू और थ्री में, मान लीजिए थ्री के हिसाब से आपने कोई चेंज करा, दो छोटे स्टेट को मिला के एक बना दिया, तो अब शेड्यूल वन में चेंज होना है। शेड्यूल वन और शेड्यूल फोर में भी सेम चीज होनी है, क्योंकि शेड्यूल फोर बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। तो मान लीजिए जब जैसे मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ हटाया गया और एक अलग स्टेट की लिस्ट में एक स्टेट बढ़ गया, तो शेड्यूल वन में चेंज करना पड़ेगा, एक नया स्टेट ऐड करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का एरिया कम करना पड़ेगा, ये सारे चेंजेस होंगे। ये जो चेंजेस शेड्यूल वन में किए जाएंगे, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर सेक्शन, अंडर आर्टिकल 368। 368 में उनको अमेंडमेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके लिए वो प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कर दिए जाएंगे, जो जिस एक्ट से पार्लियामेंट के छत्तीसगढ़ बनेगा अलग से, उसी से ये काम कर दिया जाए। ये कहता है आर्टिकल फोर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जीके के पार्ट में भी ये चीजें आ सकती हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो जो आज प्रेजेंट भारत आप देखते हैं, ये इनिशियली ऐसा नहीं था, है ना, इंडिपेंडेंस के समय ऐसा नहीं था। सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटी आई थी, एस के धार कमीशन 1947 में। और एस के धार कमीशन को यह टास्क दिया गया था कि आप पॉसिबिलिटीज चेक करें कि क्या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके धार कमिटी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था ये कंटेंशन कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के बेसिस पे बांटिए कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, उस हिसाब से आप स्टेट्स को बांटिए, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बांटना है। इसके बाद फिर जेवीपी कमेटी आई, इनके भी सेम काम था, इनके पास भी, इन्होंने भी मना कर दिया लिंग्विस्टिक को। ऑफिशियली इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो सकता लैंग्वेज के बेस पे। लेकिन भारत की जनता है जो मानने कोई तैयार नहीं थी, इन्हें चाहिए लैंग्वेज के बेस पे ही। तो बहुत उस समय एगिटेशन चल रहा था, लड़ाई दंगे देश में चल रहे थे कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट, एक स्पीकिंग, एक लैंग्वेज जिस एरिया में बोली जाती है उसे सेपरेट स्टेट बनाया जाए। जैसे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो इस
विडम्बना को समझते होंगे कि अपने यहाँ कोई एज सच लैंग्वेज ही नहीं है। और जो जुडिशरी एस्पिरेंट है वो तो वैसे ही त्रस्त है, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा वाले, क्योंकि जितने हिंदी स्पीकिंग स्टेट है इधर कंपटीशन बम्पर है। और इस बार तो एमपीसीजे ने सेंटर भी बना दिए हैं बाहर। तो आप तो बहुत ज्यादा त्रस्त हैं इन सब चीजों से, दैट आई अंडरस्टैंड। तो भाई जनता मानने को तैयार नहीं थी, उन्हें तो लैंग्वेज के बेस पे चाहिए था। तो इस एगिटेशन, क्योंकि अब बहुत ज्यादा होने लगा, सुसाइड उसाइड कर ली लोगों ने, आत्मदाह कर रहे हैं इसके लिए, तो आंध्र प्रदेश बना पहला स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे जो पहला स्टेट बना 1953 में, वो था आंध्र प्रदेश। अभी जिसमें से कट के तेलंगाना अलग बना, इंडियंस को सेटिस्फाई करना संभव ही नहीं है ना। पहले आंध्र प्रदेश बनवाया, फिर तेलंगाना अलग चाहिए। तो देखिए, अब ये हो गया, एक बन गया तो बाकी जनता तो आग लगा देगी देश में कि हमें भी चाहिए। तो फिर एक कमेटी बनाएगी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, 1953 में, विच इज ऑल्सो नोन एज फैजल अली कमीशन, क्योंकि ये हेड थे, चेयरमैन थे, तीन लोगों की ये भी कमेटी थी। अब इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये रिकमेंड कर दिया कि भैया लैंग्वेज के बेस पे बना दो आप। इन दोनों ने रिजेक्ट किया, बट इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या फैजल अली कमीशन ने कहा लैंग्वेज के बेस पे बनाई, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन चालू हुआ, इस तरीके से डिवीजन लैंग्वेज के बेस पे, जो प्रेजेंट आप देखते हैं इंडिया। ऑल राइट, सो दैट वाज अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो तीन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सिक्किम को किस अमेंडमेंट से इंडिया में इंक्लूड किया गया, गोवा को किस अमेंडमेंट से इंक्लूड, ये सब क्योंकि अलग से अटैक कर करके मिलाया गया था। तो ये दो क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट टू, सिटीजनशिप। ठीक है। अब सिटीजनशिप जो पार्ट है, देखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से है कॉन्स्टिट्यूशन, पहले आपने टेरिटरी बता दी, उसका नाम बता दिया, अब लोगों के बारे में ऑब्वियसली बात होगी। तो सिटीजनशिप में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है इस पार्ट में, वो है आपके आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 5 से 11 तक प्रोविजन है इस पार्ट में, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सारे नहीं पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 उन लोगों की बात करता है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन होंगे, जो अब बहुत रेलेवेंट नहीं है, कमेंसमेंट के समय कौन कौन थे। से आर्टिकल 9 बात करता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप दी फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, तो अपने आप आपकी खत्म हो जाएगी। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। फिर है आर्टिकल 10 जो बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि एक बार आप भारत के सिटीजन बन गए तो उसमें कोई ऐसा रिन्यूअल नहीं होगा। आप एक बार बन गए तो जब तक आपकी कैंसिल नहीं होती तब तक आप सिटीजन रहेंगे। ये डिक्लेरेशन देता है आर्टिकल 10। बीच में सात आठ भी हैं, वो सब अलग कहानी है जो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पार्टीशन के टाइम की कहानी है 7-8 में, कि कौन किस डेट में पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से कब भारत आया, तो उसको सिटीजन, लोग मजे ले रहे थे उस समय पे भी, जाके देख रहे हैं इधर उधर, थोड़े दिन उधर रह रहे हैं, मजा नहीं आया तो वापस आ गए, इधर मजा नहीं आया तो डेमो चल रहा है। तो वो उस चीज से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है। 11 इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 कहता है पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर दिया कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉ होगा आप बनाएंगे, आप रेगुलेट करेंगे आगे के लिए। क्योंकि पार्ट 2 में 5 से 11 तक अपने बारे में तो कुछ है ही नहीं, जो आज सिटीजन है, ये तो सिर्फ उस समय के लोगों की बात करके बंद हो गया, खत्म है वो। लेकिन 11 ने ये एम्पावर कर दिया पार्लियामेंट को, इसीलिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया टू गवर्न दी सिटीजनशिप, जो अभी भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक। तो पूरी अभी जो सिटीजनशिप गवर्न होती है वो इस एक्ट से होती है। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं वो देख लेते हैं। जो मोड्स दिए हुए हैं इसमें एक्वायरिंग के, सिटीजनशिप के, ये मोड्स हैं बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सबसे पहले देखिए बाय बर्थ। बर्थ में कोई भी पर्सन जो भारत की टेरिटरी, अब देखिए ये है भारत की टेरिटरी, इस टेरिटरी में कोई भी अगर बॉर्न होता है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी वाला तो आर्टिकल 5 में हो गए जो उस समय उसके पहले से थे। अब जो जिस भी पर्सन की बर्थ होगी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, तो वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा बाय बर्थ। उसमें पेरेंट्स वाली भी कंडीशन है, बाद में अमेंडमेंट हुए 1987 के बाद से ये चीज चेंज करी गई। उसमें ये एक एड ऑन कर दिया गया कि आपके पेरेंट्स में से कोई इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
ये था एक्चुअली इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप मिलने से रोकने के लिए। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इंडिया आ रहे थे। अब मान लीजिए एक कपल जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, वो इंडिया आता, एंड हियर इन इंडिया दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो अब उस चाइल्ड को बाय बर्थ से सिटीजनशिप मिल जाती। इसीलिए ये क्लॉजेस लगा दिए गए कि पेरेंट के पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, इलीगल माइग्रेंट वो नहीं होना चाहिए इस तरीके के। डिसेंट एक्चुअली वो मीन्स है जिसमें आप बॉर्न हो रहे हैं बाहर, भारत में नहीं, इसके बाहर कहीं पे आपका बर्थ होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आपके पेरेंट के पास सिटीजनशिप है इंडिया की। ठीक, तो बाय डिसेंट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए किसमें क्या है। रजिस्ट्रेशन में अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कोई वुमेन शादी करती है किसी इंडियन सिटीजन से, तो कुछ टाइम इंडिया में रहने के बाद शी कैन अप्लाई टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। इस तरीके से और भी कंडीशन है, कोई माइनर है जो बाहर है और इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो मेजर होने के बाद वो अप्लाई करे। इस तरीके की कैटेगरी ऑफ पीपल, क्लास ऑफ पीपल है हु कैन एक्वायर सिटीजनशिप। एक जो स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें है, 7 साल लगभग सभी क्लॉजेज में है कि 7 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा फॉर दैट। इसके बाद नेचुरलाइजेशन है, बाकी बचे। अब आपका कोई लेना देना नहीं है इस कंट्री से, आपके पेरेंट्स का भी, तो भी आप इंडिया के सिटीजन बन सकते थे बाय नेचुरलाइजेशन। कंडीशन ज्यादा है इसमें, 12 साल भारत में रहना पड़ता है, तब जाके आप नेचुरलाइजेशन से बनते। लेकिन ये कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट वेव कर सकती है किन के लिए, जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन हो सोशल सर्विसेज में, आर्ट में, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इन सब में अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है, तो ये 12 साल वाली कंडीशन आपके लिए वेव ऑफ हो सकती है। जो नया लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी जो हुआ है, जिस पे बड़ा बवाल हुआ था 2019 का, वो बेसिकली इसको अमेंड करता है, नेचुरलाइजेशन। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसके लिए 12 साल भारत में रहना जरूरी था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट किया गया इससे ये रिड्यूस होके कितना हो गया, 6 साल। लेकिन किन के लिए 6 साल, तो कुछ माइनॉरिटीज, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज 3 कंट्री की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 कंट्री की परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जो है, अगर वो दिसंबर 2014 के बाद से भारत में रह रही है, आई है भारत, जो भी आए हैं, अब वो थे तो इलीगल माइग्रेंट्स, बट उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो वैसे तो भारत की नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने के लिए 12 साल रहना पड़ता था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये फोर्स में आया है जनवरी 2020 में। और आपने किन लोगों को सिटीजन बना दिया इससे, जो भी दिसंबर 2014 के बाद भारत आया। तो अभी बेसिकली आप लगभग कितने साल रहे, 14 से 20, 6 साल, और आपको सिटीजनशिप मिल रही है क्योंकि आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटी थे इनमें किसी एक कंट्री में। तो नेचुरलाइजेशन में जो 12 साल की कंडीशन है, उसको बेसिकली ये रिड्यूस कर देता है 6 में। ये सब्सटेंस है इस अमेंडमेंट का। अच्छा, इसमें माइनॉरिटीज में जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इनको इंक्लूड किया है, बेसिकली मुस्लिम्स को नहीं किया है। इसी पे पूरा बवाल था। ठीक है, सो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नया हुआ है उसकी कहानी है कि नेचुरलाइजेशन में, क्योंकि पहले 12 साल रहना पड़ता था, आपने जनवरी 2020 को उसको फोर्स में लाए, और हर व्यक्ति जो 2014 दिसंबर के बाद परसिक्यूटेड माइनॉरिटी वाली कैटेगरी में आ रहा था, उसको आप सिटीजनशिप दे रहे हैं, मतलब आपने वो कंडीशन रिड्यूस कर दी एक तरीके से। तो ये तो है आपका कैसे कैसे आपको। अच्छा, लास्ट वाला था बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे इंडिया कोई और टेरिटरी एक्वायर करता है, जैसे कहा जा रहा है कि मोटा भाई लेके आएंगे, तो बाय चांस ऐसा होता है कभी, तो वहां के जो भी होंगे रेजिडेंट्स, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे गोवा के साथ हुआ, सिक्किम के साथ हुआ, बाद में इंटीग्रेट हुए इंडिया में, तो वहां के जितने भी डोमिसाइल हैं उनको इंडिया की सिटीजनशिप। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी आता है सिटीजनशिप से कनेक्टेड कई बार कि क्या इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो भाई ड्यूअल नहीं है, दैट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, 2004 में अप्लाई हुई थी। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का बेसिकली मतलब ये है कि ये कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये बेसिकली बस ये है कि जो पीआईओस थे जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिए हैं इस सिटीजनशिप के फॉर्म में, लेकिन वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं रखते जो इंडिया के सिटीजन रखते हैं। कुछ इकोनॉमिक और ट्रेड एक्टिविटीज के लिए रिलैक्सेशन दे दिया, वीजा रूल्स में उनको रिलैक्सेशन दे दिया, इस तरीके के रिलैक्सेशन से एक्चुअली वो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। फिर है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, कैसे कैसे सिटीजनशिप जाएगी आपकी। 3 मेथड्स हैं इसी एक्ट में,
बाय रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। रिनाउंसिएशन इज वॉलेंटरली गिविंग अप, आप खुद से छोड़ दे, लिख के दे दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको भारत का नागरिक नहीं रहना है, ठीक। टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन आर्टिकल 9 से डराइव हुआ है। आर्टिकल 9 में लिखा था कि अगर आप इंडियन सिटीजन होते हुए किसी दूसरी कंट्री की, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। यही बेसिकली टर्मिनेशन है कि इंडिया के सिटीजन रहते हुए आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे तो इंडिया की आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। फिर है बाय डेप्रिवेशन, डिप्राइव कर लेना, छीन लेना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप छीन सकती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा सेटिस्फाई होती है गवर्नमेंट। और इस तरीके की नक्सलाइट एक्टिविटीज बेसिकली जो होती हैं स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, इस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं, या फिर आपने सिटीजनशिप एक्वायर करने में कोई रॉन्गफुल मींस अपना लिए हैं, मान लीजिए किसी मोड से आपने एक्वायर करी लेकिन रॉन्गफुल तरीके से एक्वायर करी, ये अगर डिस्कवर कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी सिटीजनशिप खत्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसे कहते हैं बाय डेप्रिवेशन। तो ये 5 मोड्स है एक्वायर करने के, 3 मोड्स हैं खत्म होने के। ये है बेसिकली सिटीजनशिप। इसके बाद आते हैं अपन पार्ट 3 पे। पार्ट 3 बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आप वेल अवेयर हैं इस चीज से, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इससे जो बेसिक क्वेश्चंस कई बन जाते हैं प्रीलिम्स में कि व्हाट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया पार्ट 3 इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मैग्ना कार्टा की हिस्ट्री आपको पता ही है थोड़ी बहुत, कि वो जो एक डॉक्यूमेंट था जिसमें पहली बार राइट्स क्लेम करे गए थे, दैट वाज मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पे क्योंकि लोगों के राइट्स हैं, सिटीजन नॉन सिटीजन के, इसीलिए इस पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 is also known as negative obligation of the state. This is also an important question that it is known as negative obligation. Part 3 is basically negative obligation. ये ध्यान रखिएगा आप। क्यों है वो मैं अभी आपको समझा देता हूं, नेगेटिव क्यों है। और डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है नेगेटिव ऑब्लिगेशन। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको कहा जाता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया फंडामेंटल राइट के चैप्टर में यह बताया गया है कि स्टेट को क्या नहीं करना है, इसीलिए ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। नेगेटिव क्यों? कि स्टेट को क्या नहीं करना है। आप कोई भी हेड नोट उठा के पढ़िए, द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डू दिस, क्या नहीं करना वो दिया है, इसीलिए नेगेटिव ऑब्लिगेशन। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डीपीएसपी क्या करना है, वहां लिखा है द स्टेट शैल मेक एंडेवर टू डू दिस, दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्रीलिम्स। इसके बाद अपन आ जाते हैं आर्टिकल पे। तो देखिए सीधे राइट शुरू नहीं होते हैं पार्ट 3 में, पहले 2 आर्टिकल बेसिक दिए हुए हैं। आर्टिकल 12 मीनिंग बताता है स्टेट वर्ड का। ये क्यों दिया है? क्योंकि भैया मेजॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट ओनली। तो पहले जानना जरूरी है कि स्टेट में क्या क्या आएगा। अब मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ही, लेकिन प्रीलिम्स में क्या क्या बनते हैं तो कुछ चीजें देख लीजिए जो स्टेट होती हैं और क्या चीजें हैं जो स्टेट नहीं मानी गई हैं। इसमें पूरी कहानी अदर अथॉरिटी की है। लेजिस्लेचर तो होती है स्टेट ठीक है, एग्जीक्यूटिव को स्टेट माना गया है, लोकल बॉडीज को माना गया, लोकल अथॉरिटीज को, अदर अथॉरिटीज को लेके पूरा इंटरप्रिटेशन चलता है इसमें बेसिकली। तो अदर अथॉरिटी में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर पूरी सीरीज ऑफ केसेस है, सब पे हम नहीं जाएंगे। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ओएनजीसी, एलआईसी और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सुखदेव वर्सेस भगत राम 1975 में डिक्लेयर हुए हैं कि ये स्टेट हैं, ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी, एफसीआई, ये भी आते हैं स्टेट की डेफिनेशन में। अलग अलग केसेस में हेल्ड हुआ, सब इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा केस किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो बुक्स पढ़ते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस भी ध्यान रखिएगा, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। इसमें हेल्ड हुआ था दैट एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट, नॉट अ स्टेट, ये स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्री का। इसके बाद आर्टिकल 13 पे आ जाइए। तो 13 में देखिए, 13 टॉक्स अबाउट लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, कि कोई भी लॉ बनता है इंडिया में और वो अगर इनकंसिस्टेंट होता है पार्ट 3 के साथ तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। 13 बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर सवाल आए कि जुडिशियल रिव्यू किस में रिफ्लेक्ट होता है तो आर्टिकल
13 इज द आंसर। इसके बाद देखिए, यहाँ पे तीन डॉक्ट्रिन है बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी और वेवर। वेवर मतलब क्या फंडामेंटल राइट वेव हो सकते हैं, तो बेसिकली अगर एक कंक्लूड किया जाए तो फंडामेंटल राइट वेव नहीं होंगे, वो सोसाइटी एट लार्ज के उसमें दिए गए हैं तो नहीं। और एक्लिप्स सेवरेबिलिटी अलग से कभी अपन बात कर लेंगे, अभी पूरा मीनिंग नहीं आपको समझा पाऊंगा। प्री का एक जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होता है या पोस्ट पे भी होता है, आंसर बताइए। क्या सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या पोस्ट पे भी होती है? बोथ, बोथ इज द आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स दोनों पे अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों केसेस हैं इस पे। इसके बाद अपन आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब अलग अलग कैटेगरी, कितनी कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है? 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट है। पहले कितना था? 7 था। राइट टू प्रॉपर्टीज, नो मोर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो देखिए, इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरू होता है, दो चीजों की बात करता है 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है इंग्लैंड से डेराइव किया है हमने, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यूएस से डेराइव्ड है, अमेरिका से, ठीक। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसका, जो न्यू अप्रोच, पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी इस चीज को लेके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से रिलेटेड या रीजनेबल क्लासिफिकेशन को लेके न्यू अप्रोच जो है उसका एक इंपॉर्टेंट केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। 15 देखिए, अब 15 से अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके क्लॉजेस बहुत सारे, क्योंकि क्लॉज हैं इसमें और ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे अभी। सो देखिए 15 बेसिकली प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, किन ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस ग्राउंड पे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि 15 क्लॉज 2 जो है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, नॉट ओनली स्टेट बट प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि ये बात कर, इट प्रोहिबिट्स बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट फ्रॉम मेकिंग सच डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, होटल्स, etc। पब्लिक प्लेसेस पे जाने से नहीं रोक सकते आप, पब्लिक यूटिलिटी की जो चीजें हैं वहां जाने से, तो वो स्टेट भी नहीं रोक सकता, इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं रोक सकते, उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल है। किसे नहीं रोक सकते? सिटीजन को, ठीक। 15.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन बन जाता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाने का पावर स्टेट को किस क्लॉज में मिलता है? 15 क्लॉज 3 में, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का। दिस इज कॉल्ड एफर्मेटिव और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हैं, वुमेन के फेवर में बात तो कर रहे हैं, बट इट इज एफर्मेटिव, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है, इसीलिए वैलिड है। ये ऐसे ही प्रोविजन है 4, 5 और 6। 4 पावर देता है स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, प्लस एससी एंड एसटीज भी इसमें आ जाता है, एससी एंड एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक। एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड, एसटी एससी के लिए स्पेशल प्रोविजन 4 में, ये ध्यान रखिएगा। 5, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स रिजर्व, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों के लिए कर सकती है सरकार, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कर सकती है, किया नहीं है बट कर सकती है दोनों में। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी बार बार ये कहती रहती थी कि प्राइवेट में भी हम रिजर्वेशन ले आएंगे। इसके बाद 6 देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 6। तो भैया ये नया है, कौन सा अमेंडमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 2019, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन करने का पावर देता है गवर्नमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ऐड हुआ है 103rd अमेंडमेंट से। इसके बाद आ जाते हैं 16। 16 से एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेसिकली है, इसमें कैचअप रूल, दिस इज कैचअप रूल। कैचअप रूल कौन से में है? तो ध्यान रखिएगा 16(4)(a) जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया है कैचअप रूल, जो प्री में आ चुका है पहले, तो इस प्रोविजन में रिफ्लेक्ट, और ये एक एडिशनल 6 नया वाला, वही जो 103 अमेंडमेंट से आया है ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, वो है ये। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 17। एबॉलिशन ऑफ टाइटल इज 18, बाकी कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इनमें नहीं है।
इसके बाद आ जाते हैं अपन राइट टू फ्रीडम, सेकंड कैटेगरी जो है फंडामेंटल राइट की। पहली थी राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी इज 14 टू 18, नाउ फ्रीडम, फ्रीडम इज 19 टू 22। अब राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले आर्टिकल 19 है। अब 19 में देखिए ये 6 फ्रीडम है अलग अलग। तो ये जो 6 फ्रीडम है, इसमें पहले तो 7 थी, आप देख रहे हैं ABCD, ये 19(1) है बेसिकली, 19 सबसेक्शन 1, उसके अलग अलग क्लॉजेज हैं ABCDE, और उसके बाद यहाँ पे F नहीं है। अब जरा बता दीजिए F क्या था? F क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी था। किस अमेंडमेंट से हटा है वो भी इंपॉर्टेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफ क्लॉज था यहाँ पे, ये क्वेश्चन है प्री का। अब अगर इसको आपको याद रखना है तो थोड़ा सा सीक्वेंस में है, ये भी ए में है। सबसे पहले याद रखिएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको स्पीच देनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? जनता चाहिए आपको सामने, तब तो एक्सप्रेस करोगे। तो असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जनता इकट्ठा करने का अधिकार बी में दे दिया। पहले स्पीच एक्सप्रेशन, अब स्पीच देने के लिए लोग चाहिए, तो लोग इकट्ठा कर लीजिए बिना हथियार के। अब लोग इकट्ठा होंगे तो अपने यहाँ राजनीति, तो हर मोहल्ले में 15 युवा नेता हैं इस समय। तो जब जनता इकट्ठा होगी तो एसोसिएशन और यूनियंस बनेंगी। सो सी है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट आपको यहीं दिया हुआ है। इसके अलावा अब एक सीरीज अलग चालू होगी डी से। अब डी में मान लीजिए, डी में राइट है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये डी में याद रखिए बस, आगे का अपने आप हो जाएगा। अब आप मूव करेंगे इंडिया में इधर उधर, मान लीजिए आप किसी बढ़िया जगह धर्मशाला कसोल असोल पहुंच गए हिमाचल में, तो आपका वापस अपने शहर आने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा वहीं रह जाएं, वहीं जमीन खरीद लें, वहीं रहने लगे। सो when you move throughout the territory of India, the next right that comes to you is reside and settle in any part of the territory of India। कहीं पे भी आप रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। अब सेटल होने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। कैसे? अब जब जो मोटा भाई ने 370 अबॉलिश किया था, तो मैं देख रहा था पोस्ट डाल रही है जनता कि अब तो कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, यहाँ जहां रह रहे हैं रूम उसका किराया दिया नहीं जा रहा है, और इनको जमीन खरीदना कश्मीर में। तो भाई बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि इफ यू वांट टू सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप जमीन खरीदें, प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी था नेक्स्ट एफ, जिसे अब हटा दिया गया। अब वहां रहेंगे तो रोजगार तो चाहिए ना। आजकल मोदी जी से रोजगार मांग रही है जनता, बहुत परेशान है बेरोजगारी से, तो भैया रोजगार तो चाहिए। तो अगला था जी जो है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ये राइट जी में है। अब इसी पे जो सबसेक्शन सब आर्टिकल 1 है, जो सेकंड है इसका क्लॉज टू 19 का बात करता है आपका रिस्ट्रिक्शंस। ये तो राइट दे दिए 1 में, हर राइट पे रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स दिए हैं कि स्टेट किस ग्राउंड पे इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो 2 से लेके 6 तक है पूरा आगे। ठीक, तो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें 2 केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला एक है नेशनल फ्लैग केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004, ध्यान रखिएगा। बेसिकली केस ये था कि पहले आपको पता होगा 2004 के पहले इंडिविजुअल पर्सन प्राइवेट प्रोमाइसेस पे फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन नवीन जिंदल साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे रायपुर के, उन्होंने ये पिटीशन फाइल करी कि हमें भी झंडा फहराना है अपने इंडस्ट्रियल प्रोमाइस में। तो कोर्ट ने परमिशन दी, कोर्ट ने कहा एक्सप्रेशन का पार्ट है, आप अपना पेट्रियाटिज्म एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल झंडा फहराइए। और ये राइट आपको मिला है किससे? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल के बाद से, फ्लैग होस्ट करने का। ऑब्वियस सी बात है कि जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, बट फ्लैग होस्टिंग होगी। तो जनता विशाल तिरंगा यात्रा निकालती है आजकल, आप देखेंगे मोहल्ले में, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। तो जो युवा नेता है वो विशाल तिरंगा यात्रा अभी निकलेंगी जल्दी। इसके बाद है नेशनल एंथम केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1985। नेशनल एंथम केस इसे इसीलिए कहा जाता है, स्कूल के कुछ बच्चे थे एक पर्टिकुलर ट्राइब कम्युनिटी के, जो प्रॉपरली खड़े तो होते थे नेशनल एंथम के समय स्कूल में, लेकिन गाते नहीं थे। अभी इधर एक हेडमास्टर थे, उनको बहुत समस्या थी, वो थे देशभक्त टाइप के आदमी, उनको बहुत समस्या थी इस बात से।
तो उन्होंने उन्हें एक्सपेल कर दिया, उन स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया वहां से, क्योंकि गाते नहीं है। अब बच्चे थे केरल के, जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट, स्टेट ऑफ केरला। तो वो पिटीशन एटिशन लेके पहुंच गए वो, और कोर्ट ने ये हेल्ड किया था इस केस में कि गाना जरूरी नहीं है। राइट टू स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। चुप रहना भी बहुत जरूरी है जीवन में, स्पीच का ही पार्ट है राइट टू रिमेन साइलेंट। हाँ, आप इज्जत दे रहे हैं, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, आप प्रॉपरली स्टैंडिंग पोजीशन में है, दैट इज सफिशिएंट। गाना जरूरी नहीं है, ऐसा कहा गया था बिजॉय एमएनएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। सो राइट टू स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 20, आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तीन है, पहले क्लॉज में दिया एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज, कि जो क्रिमिनल लॉज होंगे उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, प्रीवियस डेट से वो इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। डबल जियोपार्डी आप जानते हैं, सेम ऑफेंस के लिए पर्सन दो बार पनिश नहीं होगा। इसके बाद है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी पर्सन को अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज के, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। मेनका गांधी बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसका, है ना। पूरा ट्रायंगल है 14, 19 और 21 का, वो सब लेकिन मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। प्री में as सच बहुत क्वेश्चन इधर से नहीं आते, बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार सीरीज ऑफ केसेस को पढ़ जरूर लीजिए। एमपीसीजे के लिए स्पेसिफिकली नहीं आता, बाकी स्टेट में लेकिन क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में इससे थोड़े बहुत। इसके बाद राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 2002 का। तीन चेंजेस बेसिकली इससे हुआ। पहला है 21A, राइट टू एजुकेशन। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे, 6 टू 14 ईयर्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा स्टेट। ये है 21A। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है प्रीलिम्स में कि आर्टिकल 21A के इनकॉर्पोरेट होने के पहले क्या राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन था? तो बताइए था क्या, और था तो कहां? ये सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बताएं भाई, अगर था तो कहां था? बता सकते हैं आप? डीपीएसपी में मेंशन है, अभी पढ़ेंगे अपन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, करेक्ट 41। अरे दीक्षा 44 तो सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई। 41, आर्टिकल 41 में मेंशन था। चलिए खैर, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा। पहला चेंज था राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन फैक्ट्री माइंस। 24 याद रखिएगा, कई बार आ जाता है प्रीलिम्स में। इसके बाद रिलीजन पे आते हैं, फ्रीडम टू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ध्यान रखिएगा कि 25, 26 सेक्शन तो इसमें बहुत, सॉरी आर्टिकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 है इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस किस में है, और अटेंडेंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिए जा रहे थे, यू आर फ्री नॉट टू अटेंड दैट। एक क्वेश्चन जो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन सा इसमें से ग्राउंड नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करने का? तो क्या क्या ग्राउंड है वो बता दीजिए, क्या क्या ग्राउंड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करने के? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर से। क्या क्या ग्राउंड है भाई? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट। ध्यान रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, अदर एफआर, ये ग्राउंड्स हैं रेस्ट्रिक्ट करने के फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी 27 इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट जो है अपने नाम पे अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, कल्चरल एजुकेशनल राइट। 29 में है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी कैटेगरी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया अपने कल्चर को प्रिजर्व करेगी।
30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहां से जो क्वेश्चन आता है, माइनॉरिटी किस ग्राउंड पे, आर्टिकल 30 में किस ग्राउंड पे माइनॉरिटीज, बता दीजिए ग्राउंड, कौन से ग्राउंड है माइनॉरिटी के, किस ग्राउंड पे माइनॉरिटी डिक्लेयर होगी आर्टिकल 30 में, किस ग्राउंड पे? लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड लैंग्वेज, ऑल राइट, रिलीजन एंड लैंग्वेज के ग्राउंड पे माइनॉरिटी। फिर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था 31, रिपील हो चुका है 44th अमेंडमेंट से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिट से क्वेश्चन। एमपीसीजे में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बाकी जगह भी प्रीलिम्स में आता है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिट्स। तो देखिए 32 है कि भाई किसी भी फंडामेंटल राइट का आपके वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वायलेशन को रोकने के लिए। वो जो ऑर्डर्स होते हैं वो रिट्स कहलाती हैं। ये 5 तरीके की रिट्स हैं। अब एक एक करके इनको समझते जाइए ये क्या होती हैं। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू प्रेजेंट दी बॉडी। किस केस में इशू होती है? इलीगल डिटेंशन के केस में, किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है जिसने भी किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है। कोर्ट बेसिकली इसमें यह ऑर्डर करता है उस डिटेनिंग अथॉरिटी को कि भैया जिसको आपने डिटेन किया है उसको आप हमारे सामने लाइए, एंड देन द कोर्ट डिसाइड्स वेदर द डिटेंशन इज लॉफुल और अनलॉफुल, और अगर अनलॉफुल है तो वो डिटेंशन खत्म करा दिया जाएगा। दैट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है हेबियस कॉर्पस पे, ये भी एक सवाल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। फिर आता है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल मतलब होता है टू कमांड। ये बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज को देते हैं हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाएंगे आप रिट के लिए, तो वो ऑर्डर करते हैं जब किसको? पब्लिक अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा, पब्लिक अथॉरिटी को वो ये रिट के थ्रू इस रिट के थ्रू ऑर्डर ये करते हैं कुछ भी करने के लिए। टू कमांड मतलब अगर वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देखिए हर हर पब्लिक अथॉरिटी को एक कुछ ना कुछ पब्लिक ड्यूटी मिली होती है, अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो बिल्कुल उसमें रिट कौन सी जाएगी? मैंडेमस की रिट होगी, जिसमें उस पब्लिक अथॉरिटी को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पहले आ चुका है, चलो अच्छा मैं पहले पूरी डिस्कस करता हूं फिर आपसे पूछूंगा उस सवाल को। मैंडेमस के बाद आते हैं अपन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इशू होती है जुडिशियल और सेमी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट, जैसे ये पब्लिक अथॉरिटी, ये होती है जुडिशियल और सेमी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट, जैसे ट्राइब्यूनल्स वगैरह हैं। प्रोहिबिशन का बेसिकली पर्पस होता है टू स्टे दी प्रोसीडिंग। कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अगर ये अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का काम कर रहे हैं, कोर्ट्स अल्ट्रा वायर्स चीजें कर रहा है कोर्ट, तो उस प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए बीच में ही प्रिवेंटिव एक्शन है बेसिकली, उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, स्टे करने के लिए होता है प्रोहिबिशन, ध्यान रखिएगा, टू स्टे द प्रोसीडिंग। सर्शनरी सिमिलर है, ये भी जुडिशियल और सेमी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होती है, ग्राउंड भी सेम है, द ओनली डिफरेंस हियर इज ये जजमेंट को क्वाश या ऑर्डर को क्वाश करने के लिए होती है, प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होने के बाद। प्रोहिबिशन कब होती है? टू स्टे दी प्रोसीडिंग, जो चल रही है प्रोसीडिंग उसको रोकने के लिए। सर्शरारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है, जजमेंट को क्वाश करने के लिए, खत्म करने के लिए सर्शरारी होती है। अगर अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया है किसी कोर्ट ने, अदर जुडिशियल बॉडी ने, उसके जजमेंट को क्वाश करने के लिए सर्शरारी होती है। क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। कोई भी पर्सन जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उससे पूछा जा सकता है वेदर ही हैज फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट। ठीक, किस हक से आप इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ये पूछने के लिए रिट होती है क्यू वारंटो। आई होप चारों क्लियर हो गई हैं। अब एक जो सवाल यहां आता है प्रीलिम्स का, वो ये होता है कि अगर कोर्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन देता है कुछ ना करने का, अगर हायर कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये नहीं करना है, करने से रोकता है कुछ, तो वो रिट कौन सी इशू होगी? ये आ चुका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो बताइए। ये 5 आपके सामने है, कौन सी रिट इशू करेगा कोर्ट? पब्लिक अथॉरिटी को कुछ करने से रोकने के लिए। तो इसमें अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग आंसर मिल जाएंगे, कहीं आपको प्रोहिबिशन भी मिल जाएगा आंसर में, कहीं आपको
सरसरी भी शायद मिल जाए, बट द करेक्ट आंसर इज मैंडेमस, क्योंकि मैंडेमस है जो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट है। अब वो टू कमांड में जरूरी नहीं है कि कुछ करने के लिए ही बोलेंगे, पॉजिटिव एक्ट हो, वो प्रिवेंटिव भी हो सकता है, रोकने के लिए भी बोल सकते हैं, तो भी मैंडेमस ही होगा। सो द राइट आंसर शुड बी मैंडेमस। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये है रिट्स, और ऐसे खत्म होता है आपका पार्ट 3, फंडामेंटल राइट। अब आते हैं अपन अगले पार्ट पे, पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन बता दिया पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और नेगेटिव ऑब्लिगेशन के बारे में। सो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इज द फंडामेंटल राइट्स, सॉरी डीपीएसपी, एंड द नेगेटिव ऑब्लिगेशन इज फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि ये करना है सरकार को। सो देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिर्फ उनकी बात करेंगे अपन। तो 37 पहले तो ये बता देता है कि ये जो पार्ट है ये एनफोर्सिएबल नहीं है। कोर्ट में जाके जैसे फंडामेंटल राइट आप एनफोर्स करा सकते हैं, दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल, इसको आप एनफोर्स नहीं करा पाएंगे, पहला। फिर इक्वल पे और इक्वल फॉर इक्वल वर्क कौन से प्रोविजन में है मेन वुमेन के लिए? आंसर इज 39। फ्री लीगल एड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 39A बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और बता दीजिए इसका कौन से अमेंडमेंट से आया है? कौन सा अमेंडमेंट से आया 39A? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 42nd, वेरी करेक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रीलिम्स में, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना कौन से आर्टिकल में है? ये वो है 41 जिसकी मैं बात कर रहा था। एक सवाल आता है कि आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट जो आया, उसके पहले क्या राइट टू एजुकेशन मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बिल्कुल यहां था राइट टू एजुकेशन, ये 41 में। ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, इसलिए एनफोर्सिएबल राइट नहीं है ये, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 42 भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये सवाल आ सकता है, मैटरनिटी रिलीफ कौन से आर्टिकल में है? 42। लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, मतलब डायनामिक होंगी, चेंज होती रहेंगी, दैट इज 43। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो 37, 39A और 41 और 40। ये 39 और 42 43 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे आते हैं अपन, तो ये देखिए 43 तक हुआ था। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है। 45 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, क्योंकि ये भी आया है आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 2002 के। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से रिप्लेस हुआ है 45। 45 अब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 से कम। क्योंकि 21 ए फंडामेंटल राइट क्या कहता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ये कहता है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू द एज ऑफ 6, एजुकेशन भी मिलेगी और अर्ली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चलते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के, वो सब इसको इन्फोर्स करने के लिए ही है। 48 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से आया है अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट भी बता दीजिए कौन सा है 48A में? कौन सा अमेंडमेंट से आया 48A? किस अमेंडमेंट से आया भाई? सेम 42nd, करेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी भी है ये आपकी, वो भी ध्यान रखिएगा। सो दैट इज 48A। 49 मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस की जगहों को आपको प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक प्लेसेस को, ठीक है? जाके वहां विमल नहीं थूक देना है, जुआ केसरिया, ये सब आपको नहीं करना है। अच्छा, ये मैंने इधर इसीलिए मार्क कर लिया है क्योंकि सेम चीजें फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलेंगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि कई बार सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो वहां ये कंफ्यूज मत होना कि ये डीपीएसपी था या फंडामेंट, थोड़ा सा। इसीलिए ऐसे पॉइंट्स स्पेशली, जैसे ये है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डीपीएसपी में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल ड्यूटी में। इसीलिए इनको यहां लिखा है, क्योंकि ये सेम सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल ड्यूटी में। 50 है टू ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये जो सेपरेशन है इसको रखना है, इसको मिक्स नहीं होने देना है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के साथ ना आ जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्ट करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। 51 है टू एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। ये भी कई बार प्री में पूछा जाता है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है।
तो ये है आपके डीपीएसपी। क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में? 39 है भयंकर इंपॉर्टेंट, 40 इंपॉर्टेंट, 41 इंपॉर्टेंट, 42 इंपॉर्टेंट, 44, 45 और 48 ए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन आ जाते हैं पार्ट 4 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए सारी ड्यूटीज तो यहाँ लिस्ट आउट मैंने करी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और मतलब नहीं है ड्यूटीज से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज थी नहीं, क्योंकि भारत के लोगों को वैसे ड्यूटीज से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट राइट्स ओनली। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? पूरा पार्ट 4 है तो भैया 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है इसे। आर्टिकल 51 ए ऐड हुआ अलग से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10। अच्छा, लेकिन एक काम ये कर जरूर लेना कि बैरेक्ट उठा के वो 10 को पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको कहा है वो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इस तरीके का। तो वो जरूर एक बार आप देख लें तो याद रहेगा। अब 11वीं ड्यूटी ऐड हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। 11th ड्यूटी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड था, इससे पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी ऐड हुई है। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड। ठीक, तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अब एक और इधर ऐड होनी चाहिए कि बच्चों की भी ड्यूटी है कि अगर पेरेंट्स एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आप पढ़ाई करें, कोचिंग के नाम पे शहर भर में ना घूमें, है ना। ये ड्यूटी स्टूडेंट्स की भी अब ऐड होनी चाहिए। तो फिलहाल तो 11 ही हैं, 12वीं होनी चाहिए। और ये आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन। अब 86 के 3 चेंजेस हो गए। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के क्या क्या हो गए? 21 है फंडामेंटल राइट में हो गया, 45 डीपीएसपी में हो गया, और ये 11th ड्यूटी आपकी हो गई फंडामेंटल ड्यूटी में। तो ये 3 चेंजेस 86 के हो गए।